भारत और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही है उसमें कौन से वो बिंदु हैं जहां पर दोनों देश की सरकारें एकमत नहीं हो पा रही हैं, वो कौन से बिंदु हैं जहां पर विवाद चल रहा है, अगर ये डील हो जाती है तो भारत को इससे क्या फायदा होगा, इंग्लैंड को इससे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, इसके बारे में विस्तार के साथ हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं इस सेशन को शुरू करूं, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये यूके आखिर कहां पर है। क्या ये उन्हीं ब्रिटिशर्स का देश है जिन्होंने हम पर कब्जा किया था, हमारे यहाँ पर शासन किया था, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था। आमतौर पर अगर आप भारत का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं तो वहां पर आपने इंग्लैंड और ब्रिटेन जैसे नाम सुने होंगे। तो ये इंग्लैंड ब्रिटेन आजकल कहाँ है? क्या इंग्लैंड नाम का कोई देश अस्तित्व में है? क्या ब्रिटेन नाम का कोई देश अस्तित्व में है? ये यूके, ब्रिटेन और इंग्लैंड क्या एक ही देश के तीन अलग अलग नाम हैं? जैसे भारत के भी तीन नाम है, इंडिया, हिंदुस्तान, और अन्य भाषाओं में तो और भी अलग अलग नाम है। तो क्या जिस तरह से भारत के इंडिया, हिंदुस्तान, ठीक है, भारत जैसे तीन नाम है, क्या इसी तरह से यूके, इंग्लैंड और ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन एक ही देश के तीन अलग अलग नाम है? तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो यूके है ना, इस यूके का फुल फॉर्म है यूनाइटेड किंगडम, और ये मेनली चार कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रीज से मिलकर बनता है। आप एक तरह से स्टेट भी सोच सकते हो, लेकिन राज्य अलग चीज़ें हो जाती हैं। इनको अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री का मतलब होता है कि वो देश जो पहले कभी आज़ाद रहे हों, सोवरेन रहे हों और आज एक साथ मिल करके रह रहे हों, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री कहा जाता है। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो यूके है ना, ये चार देशों से मिलकर बना है। एक आपको दिख रहा होगा इंग्लैंड, एक आपको दिख रहा होगा वेल्स, एक स्कॉटलैंड और एक नदर्न आइलैंड। ठीक है, तो जो नदर्न आइलैंड है और स्कॉटलैंड है, वेल्स और इंग्लैंड है, इन चारों को मिला करके बनता है यूके। अब आप सोच रहे होंगे कि चार देशों को मिला करके बना है, तो क्या ये चारों के चारों देश सोवरेन हैं? क्या आज के दिन में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे देशों का अस्तित्व है? तो अगर आप किसी भी जगह पर सर्च करेंगे ना, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे पूरे दुनिया में कुल कितने देश हैं, इनकी लिस्ट अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, स्कॉटलैंड है, इस नाम के कोई देश नहीं है। केवल एक देश है, उसका नाम है यूके। क्योंकि जो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नदर्न आइलैंड है ना, इन सब का एक तरह से विलय हो चुका है। आपको बताना चाहता हूँ कि जिस समय 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ पर आती है, तो उस समय केवल इंग्लैंड नाम का एक स्टेट था। ये सारे के सारे स्टेट्स अपने आप में अलग अलग थे। ठीक है, ये जितनी भी कंट्रीज थी, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नदर्न आइलैंड, ये सारी की सारी कंट्रीज अलग हुआ करती थी जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ पर आती है। तो 1542 यहाँ तक आते आते इस इंग्लैंड ने क्या किया, इस वेल्स पर अटैक करके इसको कब्जे में ले लिया। ठीक है, तो अब ये किंगडम ऑफ इंग्लैंड बन गया। तो सोचिए कि ये जो इंग्लैंड है, जिस समय हमारे यहाँ पर ये ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, उस समय इंग्लैंड इतना ही था और बहुत पावरफुल था, इसकी नेवी बहुत अच्छी थी, इसलिए इसने वेल्स पर कब्जा कर लिया। अब जब इसने वेल्स पर कब्जा कर लिया तो अब इसका इलाका इतना बड़ा हो गया, तो अब इसे किंगडम ऑफ इंग्लैंड कहा जाने लगा। इसके बाद धीरे धीरे, जैसा कि मैं बता चुका हूं, उन दिनों सारे ही शासक जो है, उन दिनों यहाँ पर किंग का शासन हुआ करता था, हालांकि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी हुआ करता था। तो वो लोग क्या करते थे, साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास करते थे। तो इसी क्रम में इन्होंने क्या किया, 1707 इसमें इस स्कॉटलैंड पर भी जो है कब्जा कर लिया। तो अब ये इंग्लैंड रहकर ये ग्रेट ब्रिटेन हो गया। ठीक है, अब जब इतना पूरा पूरा का टेरिटरी इनके पास आ गया है, तो अब ये क्या हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, 1809 में इस आइलैंड पर भी कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ये भी इन लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया। तो अब क्या हुआ कि आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और ये जो आयरलैंड है, ये पूरा का पूरा इलाका क्या हो गया, अपने आप में यूके हो गया। तो आज के दिन में आपको बताना चाहता हूँ कि जो आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, इंग्लैंड, इन अलग अलग देशों का अस्तित्व नहीं है। आज की डेट में ये सारे के सारे देश एक तरह से कंस्टिट्यूएंट कंट्री के रूप में माने जाते हैं। कोई सोवरेन कंट्री यानी कि संप्रभु देश ये अलग अलग नहीं है। संप्रभु देश का मतलब होता है ऐसा देश जो अपनी नीतियां स्वयं निर्धारित करेगा, किसी दूसरे देश पर उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जैसे भारत है, भारत में क्या कानून बनेगा, क्या नहीं बनेगा, सब कुछ भारत के जो सरकार है, भारत के नागरिकों द्वारा चुनी जाने वाली लोकतांत्रिक सरकार ये निर्णय करेगी। तो इंग्लैंड कोई एक तरह से अलग से देश नहीं है, वेल्स भी अलग से देश नहीं है, स्कॉटलैंड भी नहीं है, ब्रिटेन भी कोई अलग से कंट्री नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इन तीनों को मिलाओ तो ग्रेट ब्रिटेन बनता है। वो भी अपने आप में कंट्री नहीं है, इसका कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, पर ज्योग्राफिकली इसको कह दिया जाता है। ठीक है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इसको ज्योग्राफिकली उस दृष्टि से जो है इसको ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। और अगर पॉलिटिकल दृष्टि से कहें तो ग्रेट ब्रिटेन का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं होते हैं, कोई कुछ नहीं होता है। बस आप इस तरह से सोच सकते हैं कि ये जो नदर्न आइलैंड है, स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है और वेल्स है, ये सब के सब आजकल एक ही राज्य है जिसका नाम यूके है, और यहाँ पर सरकार चल रही है। और जिस तरह से हमारे यहाँ पर स्टेट्स है ना, जैसे हमारे देश एक है हमारा
उसके अंदर बहुत सारे राज्य हैं। इसी तरह से यूके एक देश है, आप सोच सकते हैं इसके अंदर ये अलग अलग राज्य है। हालांकि ये राज्य से थोड़ा सा ऊंचे दर्जे के हैं, इनको एक तरह से कंस्टिट्यूएंट कंट्री कहा जाता है। और इन सब के सब जो स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, इन सब की अलग अलग कैपिटल है, इन सब की अलग अलग एक तरह से राज्य भाषा कहें, फ्लैग कहें, ये सब कुछ उन्होंने अलग अलग बना रखा है, लेकिन ये चलते एक ही साथ है। और ये जो क्या हुआ ना, पहले ये पूरा का पूरा जो आइलैंड है ना, ये पूरा का पूरा इन्हीं के पास था। बाद में क्या होता है, 1922 में आयरलैंड का विभाजन होता है और इसका जो सदर्न वाला इलाका है ये इसको छोड़ करके नीचे आ जाता है। तो तब से क्या है कि नॉर्दर्न आइलैंड जो है यूके के साथ है और जो सदर्न आइलैंड है ये यूके के साथ नहीं है। और कभी कभी मैं आपको बताऊंगा आने वाले किसी सेशन में कि जो नॉर्दर्न आइलैंड है ये भी मांग कर रहा है कि हमको यूके से बाहर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये लोग थे ना, इन्होंने पूरी दुनिया में कदम इसीलिए रखा क्योंकि इनके यहाँ पर बर्फ गिरती है, इनके यहाँ पर खाने के लिए फसल नहीं उग पाती है, इसलिए ये लोग क्या करते थे, मांस को प्रिजर्व किया करते थे, जिसके लिए इनको मसालों की ज़रूरत पड़ती थी और मसालों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भारत पर आए थे। तो उम्मीद करता हूं कि आज अभी तक जो है आप यूके, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये सब क्या है ये समझ चुके होंगे। अब शायद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या बाधाएं आ रही हैं इसको समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अब तक 9 दौर की, ठीक है, वार्ता हो चुकी है। अब 10वें दौर की वार्ता हाल ही में जून में प्रस्तावित है। मोदी जी भी मिलके आ गए हैं। ये ऋषि सुनक अभी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और ये पीएम मोदी हैं और ये भी इंडियन है। खास बात ये है कि वहाँ पर बहुत सारे इंडियन रहते हैं और एक इंडियन व्यक्ति ही यूके का प्राइम मिनिस्टर बन गया है, ये बात बहुत बड़ी है। तो राउंड 9 ऑफ इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स कंक्लूड्स विद डिटेल पॉलिसी डिस्कशन। तो देखो 9 राउंड तक की वार्ता हो चुकी है यूके और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर अभी भी हो सकता है कंफ्यूज हों कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आखिर होता क्या है। देखो फ्री, जैसा कि आपने सुन लिया होगा, मुक्त व्यापार क्षेत्र, ठीक है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आमतौर पर क्या होता है कि जो बॉर्डर पर टैक्सेशन होता है इसको या तो पूरी तरह से हटा दिया जाता है या फिर कुछ कम कर दिया जाता है, यानी कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। यानी कि जो बॉर्डर पर बैरियर लगे होते हैं ना, जैसे मान लीजिए भारत का एक सामान है, ठीक है, ये इंडिया का सामान है, ये यूके है। अगर मान लीजिए भारत का सामान अभी यूके पर जाएगा तो अभी क्या होगा, बॉर्डर पर बहुत बड़ी तादाद में इस पर टैक्स लगेंगे और टैक्स लगने की वजह से हमारा सामान वहां जाने पर महंगा हो जाएगा और रिजल्टेंटली वहां के बाजार से हमारा सामान गायब हो जाएगा, क्योंकि हमारा सामान क्वालिटी की वजह से महंगा नहीं है, बॉर्डर पर टैक्स लगने की वजह से महंगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए यूके का सामान अभी तक जो भारत आ रहा था इस पर बॉर्डर पर टैक्स लग रहा था, तो टैक्स लगने की वजह से यूके का सामान क्या मिल रहा था, हमारे यहाँ पर महंगा मिल रहा था। फिर वही वाली बात, महंगा अपनी क्वालिटी की वजह से नहीं बल्कि टैक्स की वजह से हो रहा था, इसलिए भारत के बाजार से सामान गायब हो रहा था। अब दोनों देशों की सरकारें वार्ता कर रही हैं कि इस टैक्स को हम खत्म करें, यानी कि भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। हालांकि देखिए पूरी तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कभी भी नहीं होता, हर देश प्रयास करते हैं अपने बाजार को बेहतर करने का और कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन उसमें लगाते हैं ताकि उनके वहाँ के जो लोकल ब्रांड्स हैं वो भी चलते रहें। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ अगर भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो ऑब्वियस सी बात, अगर मैं आपको बताऊं तो भारत को इसका बहुत फायदा होगा। कैसे होगा मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर प्रॉब्लम्स कहां पर आ रही हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। देखिए दरअसल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भारत के जो शराब कारोबारी है ना, खासतौर पर विस्की के जो मेकर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आखिर शराब का ऐसा क्या संबंध हो गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ। जैसा कि आपको पता होगा इससे पहले जब लॉकडाउन लगा था बहुत सारे मीम्स बने थे कि जो शराबी है ना इन्होंने ही देश की अर्थव्यवस्था को संभाला है और हमारी सरकार क्या करती है, शराब पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है। हमारे यहाँ पर जो शराब है इसको बनाने में कोई खास लागत नहीं आती है, ये इतनी महंगी हमारे यहाँ पर इसलिए मिलती है क्योंकि सरकार इस पर बहुत बड़ी तादाद में टैक्स लगाती है। अब आपने सुना होगा एक शराब का नाम आपने सुना होगा, हालांकि मुझे तो ज़्यादा अनुभव नहीं है इन चीज़ों का, स्कॉच नाम की एक शराब आती है। आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने अभी आपको यूके का मैप दिखाया था इसमें आप एक कंट्री देख पा रहे होंगे, यानी कि इसका ही कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री आप देख पा रहे होंगे, स्कॉटलैंड, ठीक है। इस स्कॉटलैंड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और यहाँ पर सेब और अंगूर बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। अब यहाँ पर चूंकि मैं बता चुका हूँ ठंड बहुत पड़ती है और इनके द्वारा उपभोग करने से ज़्यादा यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, तो ये लोग क्या करते हैं उसका लिकर बनाते हैं, इसका शराब बनाते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस शराब बनती है जिसको स्कॉच कहा जाता है और ये पूरी दुनिया में मशहूर है और भारत में इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। भारत में इसकी इतनी अच्छी डिमांड है लेकिन सरकार, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, बॉर्डर पर इस पर इतना ज़्यादा टैक्स थोप देती है कि ये जो स्कॉच है होने को इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन इसके बाद भी ये भारत में बहुत महंगी मिलती है। आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में जो विश्व की शराब है ना ये हमारे यहाँ पर बिकती है और इसको यहाँ पर काफ़ी पिया जाता है। जो स्कॉच है इसको आमतौर पर अमीरों की शराब या फिर दिखाने के लिए होता है कि देखो मैं स्कॉच पी रहा हूँ, वही वाली बात होगी, ठीक है। होने को इन दोनों के रेट में ज़्यादा फर्क नहीं है। स्कॉच हमारे यहाँ पर महंगी इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पर नहीं बनती है, हमारे देश की कंपनी नहीं है, वहाँ से इम्पोर्ट की जाती है भारत में और सरकार इस पर बहुत ज़्यादा जो है ड्यूटी लगा देती है, इस वजह से बहुत महंगी हो जाती है और लोग ये सोचकर
पीते हैं कि बहुत अच्छी होती होगी। हालांकि स्कॉच में ऐसा क्या है, विस्की में ऐसा क्या नहीं है, ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इंटरनेट मीडिया पर इसके बारे में पढ़ा। हालांकि मैं श्योर नहीं हूं कि ये सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है, कि जो ये विस्की है ना, अगर मान लीजिए ये जो स्कॉच है, अगर इस पर से अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि सरकार स्कॉच पर टैक्स नहीं लगा सकती। तो ये स्कॉच इतनी बड़ी तादाद में भारत में आएगी कि जो विस्की है ये पूरी तरह से ठप पड़ जाए, क्योंकि भारतीयों में क्या है ना, स्कॉच को लेकर बहुत ज़्यादा एक तरह से लोग चाहते हैं कि इसको पीना, क्योंकि ये बहुत महंगी मिलती है। लेकिन फर्क इसमें, अगर ये भारत में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए आ जाती है तो हमारे यहाँ की विस्की और जो हमारे यहाँ की लोकल ब्रांड हैं वो खत्म हो जाएंगे। हालांकि स्कॉच और विस्की में क्या फ़र्क है ये तो मुझे नहीं पता, आपको अगर अनुभव हो तो शायद आपको ज़्यादा ठीक से पता होगा, लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा है इसके बारे में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब इस मामले को लेकर सारा विवाद फंस गया। देखो सरकार क्या चाहती है ना, देखो हमारे देश की जो सरकार है, आप जानते हैं कि इसकी आय का बहुत बड़ा स्रोत आबकारी विभाग होता है, अलग अलग स्टेट्स के पास होता है, ठीक है। इसको तो जीएसटी के दायरे में भी नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि सरकार की कमाई का बहुत बड़ा स्रोत है। अगर ऐसा बताया जाता है कि अगर ये जो शराब है ये बैन हो जाए ना, बहुत सारे स्टेट्स ने शराब को बैन नहीं किया, जबकि वो इलेक्शन में वादा करते हैं कि हम आके शराब बंद करेंगे, लेकिन शराब बंद नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि शराब पर जो है बहुत बड़ी मात्रा में ड्यूटी सरकारें लगाती हैं। पहले तो टैक्स लगाती हैं, उसके ऊपर से सेस भी लगाती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आ सके। और सरकारों की आय का बहुत प्रमुख स्रोत जो है आबकारी विभाग है, इसलिए सरकार नहीं चाहती है। अब फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि भारत में शराब बन रही है, ठीक है, इस पर तो सरकार टैक्स लगा रही है और खूब पैसा कमा रही है। अब ब्रिटेन से अगर मान लीजिए स्कॉच आ जाए, ठीक है, स्कॉच आ जाए, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ब्रिटेन की सरकार तो इस पर टैक्स लगा के भेजेगी भारत को, ठीक है, वहाँ के कारोबारी भेजेंगे इसको भारत को, लेकिन भारत की सरकार सरहद पर इस पर टैक्स नहीं लगा पाएगी। और इस स्कॉच की इतनी ज़्यादा डिमांड भारत के बाजार में है कि ये यहाँ पर आएगी तो धड़ाधड़ बिकने लगेगी, और इसकी कीमत अभी बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग इसको नहीं खरीदते हैं। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो सरकार इस पर टैक्स नहीं लगा पाएगी, इसलिए जो स्कॉच है, जिस दाम पर हमारे यहाँ विस्की बिक रही है उसी दाम पर हमारे यहाँ पर स्कॉच बिकेगी। विस्की में सरकार को बहुत ज़्यादा टैक्स मिलता है, लेकिन स्कॉच से सरकार को बिल्कुल भी टैक्स नहीं मिलेगा, इसलिए इसका भारत पर बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। और भारत सरकार भी नहीं चाहती है कि जो स्कॉच है स्कॉटलैंड की, यूके की जो स्कॉच है वो भारत में आए, और इस पर सरकार चाहती है कि हम टैक्स लगाएं, जबकि वहाँ की जो सरकार है, यूके की जो गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि स्कॉच और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर सरकार नेगोशिएट करे और हमको जो है इस पर जो है राहत दे। तो ये यहाँ पर चाहती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भारत का ट्रेड चल रहा है ना, अगर यूके के साथ भारत का व्यापार होता तो भारत को बहुत फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा? क्योंकि गिने चुने देश है जिनके साथ व्यापार करने पर हमको फायदा होता है। देखिए इसमें नंबर 1 पर आप देख पा रहे होंगे यूएस है, ठीक है। यूएस के साथ हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं 71.39, इंपोर्ट होते हैं हमारे 46.82, यानी कि हम यूएस से मंगाते कम है, उसको बेचते ज़्यादा है। टोटल ट्रेड हमारे बीच में जो है 118.21 बिलियन डॉलर का होता है और 24.57 बिलियन डॉलर का हमको ओवरऑल फायदा होता है। तो सोचिए 118, अब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सीधा प्रश्न बनता है भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? तो सबसे नंबर 1 पे अभी यूएस है। इसके साथ हमारा 118 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, जिसमें से हम 71.39 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करते हैं, 46.682 बिलियन डॉलर इंपोर्ट करते हैं और फायदा भी हमको 24 इसका होता है, ठीक है। तो अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो सबसे ऊपर पे हमारा क्या है 71, ये यूएस है। टोटल ट्रेड में भी यूएस है, फायदे में भी यूएस है, लेकिन इंपोर्ट में 46, इसे हम मंगाते बहुत कम है, ठीक है। इंपोर्ट में हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हमारा चाइना हो जाता है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके साथ तो हमको फायदा हो रहा है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहीं पर, ठीक है, जर्मनी के बगल में पड़ता है नीदरलैंड। नीदरलैंड के साथ भी जब हमारा ट्रेड होता है तो इसको भी आप देख पा रहे होंगे 13.01, यहाँ पर भी हमको फायदा होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 15वें नंबर पे यूके है। यूके के साथ भी जो अभी हम ट्रेड कर रहे हैं ना, इसमें हम 10.27 बिलियन डॉलर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 8.43 बिलियन डॉलर हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इससे भी व्यापार करने में हमको फायदा हो रहा है 1.64 बिलियन डॉलर। तो यूके, नीदरलैंड और यूएस, इन 3 देशों के साथ व्यापार करने पर हमको बहुत फायदा होता है और अदर जो कंट्रीज हैं इनके साथ व्यापार करने पर हमको घाटा होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे घाटा होता तो फिर आखिर हमारी सरकार इसके साथ व्यापार क्यों नहीं करती हैं, क्यों करती हैं? तो देखो घाटा वैसे मैं कह रहा हूं, लेकिन ये रियल में घाटा नहीं है। ये जो देश है ना, अगर मान लीजिए किसी देश के साथ हमारा इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इसका मतलब बताया है कि भारत का जो बाजार है ना, वहां पर जो सामान है इन देशों से आ रही है तुलना में सस्ता है। ये देशों के साथ भले ही हमको घाटा हो रहा है, लेकिन इन देशों की वजह से जिनके साथ हमको ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, घाटा हो रहा है, इनकी वजह से हमारी महंगाई नियंत्रित है। सोचिए अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का सामान कम दामों पर मिलता है, जो हम चीन से मंगा रहे हैं, यूएई से मंगा रहे हैं, रशिया से मंगा रहे हैं या फिर कहीं और से मंगा रहे हैं, अगर वो सामान की तुलना में हमारे देश का लोकल ब्रांड कम कीमत पर होता, अच्छी क्वालिटी देता, तो क्या हम वहां से मंगाते? ऑब्वियस सी बात है, नहीं मंगाते।
तो ये कह देना, हालांकि स्थिति अगर मान लीजिए अगर एक्सपोर्ट ही हमारे ज़्यादा होंगे तब तो और भी बेहतर होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिन देशों के साथ हम हमारे इंपोर्ट जो है ज़्यादा है, एक्सपोर्ट हमारे कम है, ऐसा नहीं है कि वो हमारे दुश्मनों से हमको घाटा ही घाटा हो रहा, बहुत ही खतरनाक स्थिति हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इनसे हम ट्रेड डेफिसिट में हैं तो भी हमको फायदा है। क्यों फायदा है? क्योंकि इनकी वजह से हमारे यहाँ पर महंगाई कंट्रोल में है, क्योंकि अगर यहाँ की वस्तुएं भारत में नहीं आएंगी तो हमारे यहाँ पर जो वस्तुएं उत्पन्न हो रही है वो क्या है, बहुत महंगी है। ठीक है, भले ही क्वालिटी की वजह से महंगी ना होना, देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि लागत बहुत महंगी आ जाती है जबकि दूसरे देशों में इसकी लागत बहुत सस्ती हो जाती है। अगर चाइना से हम सामान मंगा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो सस्ता है। अगर भारत की जो मार्केट है ना, अगर यहाँ से चाइना के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बाहर हो जाएं तो हम छोटे से छोटा चार्जर, अपने लिए छोटे सा माइक हो चाहे एयरफोन हो, इनको लेने के लिए जाएंगे तो 600-700 रुपये से नीचे कोई भी सामान हमारे यहाँ पर नहीं आएगा। तो अगर ये देश हमारे साथ व्यापार करते हैं, भले ही मैं कह चुका हूँ यूएस है, यूके है और नीदरलैंड, इनसे व्यापार करने में हमको फायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनसे घाटा हमको हो रहा है ना, इनसे भी हमको घाटा नहीं है। इन देशों से व्यापार करने पर हमको भले ही डॉलर्स हमारे यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो है इन देशों की वजह से नियंत्रित है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि यूके हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूके में हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे यहाँ के व्यापारी और ज़्यादा कमाएंगे। तो इसमें भारत को बहुत ज़्यादा जो है टैक्स में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, बहुत ज़्यादा फायदा भारत को यहाँ पर होगा। और इससे भी फायदा मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत ने एक मांग रखी, जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि जो अंग्रेज हैं, जो यूके है, इन्होंने क्या मांग रखी है कि आप हमारी स्कॉच समेत बहुत सारे जो आइटम्स हैं इस पर जो है हमको राहत दो। जबकि इसके साथ भारत ने भी इससे एक मांग रखी है कि आप हमें 10,000 वर्किंग वीजाज दीजिए। ठीक है, 10,000 वर्किंग वीजाज दीजिए। अब ये 10,000 वर्किंग वीज़ा का क्या कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे कि दरअसल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये होता है ना, दोनों देशों के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है वहाँ पर अलग अलग शर्तें होती हैं। तो भारत का कहना है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तुम्हारे साथ तब करेंगे अगर आप हमारे देश के 10,000 नागरिकों को अपना वर्किंग वीज़ा अवेलेबल कराएंगे, हमारे यहाँ के लोगों को अपने यहाँ पर नौकरी दोगे। क्योंकि अगर तुम्हारे यहाँ से सामान मैन्युफैक्चर होकर हमारे यहाँ पर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर वर्कर्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो तुम हमारे ही देश के वर्कर्स को वहाँ पर लोगे। तो ये शर्त भारत ने रखी है, जबकि अंग्रेज जो यूके है वो ऐसा नहीं चाहता है। ठीक है, तो इस मामले को लेकर ये जो दो चीजें हैं ना, इस मामले को लेकर नेगोशिएशन लगातार चल रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत जो है ना उसको जो इतना घाटा हो रहा है, आपको मैंने भी ये दिखाया था, ये जो घाटा हो रहा है तो आप लोग आमतौर पर समझ रहे होंगे कि ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ होगी। लेकिन दरअसल ये जो मामला मैं आपको बता रहा हूँ ये गुड्स के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, गुड्स का मतलब होता है सामान, जो सामान यानी कि जो मैन्युफैक्चर हो रही है इन चीज़ों के एक्सपोर्ट में। अगर हम बात करते तो एक और सेक्टर होता है जिसका नाम होता है सर्विस सेक्टर। ठीक है, सर्विस सेक्टर का मतलब होता है कि भारत दुनिया में सामान नहीं बेच पाता है, लेकिन भारत ने अपनी सर्विसेज बेची है। भारत की बहुत बड़ी तादाद में नागरिक यहाँ पर नौकरी करने के लिए जाते हैं। अगर भारत को यहाँ पर घाटा हो रहा है तो ये बैलेंस हो जाता है जो हमारे यहाँ के नागरिक विदेशों में नौकरी कर रहे हैं इस चीज़ से। क्योंकि हमारे यहाँ के नागरिक अगर विदेशों में नौकरी करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर उनको पैसे मिलेंगे, सैलरी मिलेगी, और वो सैलरी भारत की नहीं है, वो पैसे जो उनको वहाँ मिल रहे हैं वो भारत के नहीं है, वो विदेशी मुद्रा है। तो वो विदेशी मुद्रा का कुछ हिस्सा तो वहाँ पर खर्च करेंगे, कुछ हिस्सा जो है सेविंग के तौर पर हमारे देश में भेजेंगे, और उस हिस्से से जो है भारत की जीडीपी को बढ़ने में बहुत ज़्यादा योगदान मिलता है। और आपको बता दूं 1971 का जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है, 1965 का वॉर होता है, और इसके अलावा जब पोखरण में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो इस समय जब यूएस समेत पूरी दुनिया ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, तो उस समय हमारी जो इकोनॉमी है वो क्यों नहीं गिरी? वो इसलिए नहीं गिरी क्योंकि भारत से बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स जो है यूएई समेत खाड़ी देशों में, अमेरिका में, यूरोप में और बहुत सारे दुनिया के देशों में काम करते थे। उन्होंने वहाँ पर काम किया, अपने घर को पैसे भेजे, हमारे यहाँ पर मुद्रा का फ्लो होता रहा और हमारी जीडीपी बढ़ती रही। तो ये सारा मामला है। ठीक है, तो भारत भले ही मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहा हो, लेकिन भारत का सर्विस सेक्टर बहुत ज़बरदस्त है। दुनिया के हर देश में भारत के वर्कर्स की डिमांड है, और ये बात कन्फर्म है कि अगर इंडिया और चाइना, दुनिया के दो ऐसे देश हैं, अगर ये पूरी दुनिया से अपने नागरिकों को अपने देश में वापस मंगा लें तो पूरी दुनिया की जो इंडस्ट्रीज़ है वो ठप पड़ जाएंगी, कहीं पर काम ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि पूरी दुनिया में जो स्किल्ड लेबर्स हैं वो इंडिया से और चाइना से जाते हैं। इसलिए जो भारत का सर्विस सेक्टर है, भले ही आप देख पा रहे होंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमको इतने देशों से घाटा होता है, लेकिन जब सर्विस सेक्टर की बात आती है तो हमको यहाँ से फायदा होता है, और ओवरऑल जो है सारा का सारा बैलेंस हो जाता है। तो इंडिया और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये दो चीज़ों को लेकर
ठप पड़ा हुआ है। यूके का कहना है कि आप हमारे यहाँ की जो शराब है, स्कॉच है और कुछ आइटम्स हैं, इनको जब भारत में आएंगे तो इसमें तुम टैक्स मत लगाओ, या फिर लगाओ तो बहुत हल्का सा लगाओ, ताकि आपके बाजार में हमारी जो स्कॉच है वो भी कंपटीशन कर सके। और ब्रिटिशर्स को पता है कि भारत में शराब की बहुत ज़्यादा डिमांड है। हमारे देश में एक तो बहुत सारे त्यौहार होते हैं जिनमें कुप्रथाएं होती हैं, जैसे होली होती है, होलियों में शराब पीने का प्रचलन है। दीपावली होती है, दीपावलियों में जुआ खेलने का प्रचलन है। तो बहुत सारी कुप्रथाएं हमारे यहाँ पर है। ठीक है, हमारे यहाँ पर कोई भी मंगल कार्य होता है, किसी की भी खुशी यानी कि सेलिब्रेशन का कोई हो, तो बिना शराब और मांस के पूरा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और भारत शराब का बहुत बड़ा कंज्यूमर है। दुनिया में जितनी शराब किसी दूसरे देश में नहीं पी जाती है, उतनी हमारे यहाँ पर होलियों में लोग पी जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ। और अंग्रेज इस बात को जानते हैं कि अगर जो शराब है, अगर उसको टैक्स फ्री भारत में कर दिया जाएगा, तो हमारी स्कॉच जो है वो भारत में धूम मचा देगी और देखते ही देखते हमको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जबकि भारत सरकार ऐसा नहीं चाहती है। भारत में जो शराब है, इस पर टैक्स लगा के भारत की सरकार बहुत ज़्यादा पैसे कमाती है। अगर भारत की जो सरकार है, अगर इस स्कॉच को यहाँ पर ले आएगी बिना टैक्स फ्री करके, तो भारत के जो लोकल ब्रांड्स हैं वो इस स्कॉच के सामने नहीं टिक सकेंगे, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी छवि हमारे देश में है। ठीक है, तो हमारे देश को क्या होगा, बहुत ज़्यादा घाटा होगा। इसलिए सरकार जो है चिंतित है। और दूसरा, जो 10,000 वर्किंग वीज़ाज की बात हमारे देश ने की है कि आप 10,000 भारत के नागरिकों को अपने यहाँ पर वर्किंग वीज़ा दोगे, और इस बात को लेकर जो है यूके अपने आप में संशय की स्थिति में, क्योंकि यूके का मानना है कि पहले से 1-1.5 लाख भारतीय यूके में रह रहे हैं और यही बहुत बड़ी तादाद में बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि 10-12 साल वो लोग वहाँ पर रहते हैं और उसके बाद वहाँ की नागरिकता के लिए अप्लाई कर देते हैं, और यूके में लगातार भारतीयों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस वजह से यूके की जो सरकार है वो चिंतित है। और इन्हीं दो मामलों को लेकर भारत और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसको लेकर फाइनल डिसीजन नहीं हो पा रहा है। 9 दौर की वार्ता हो चुकी है, और 9 दौर की वार्ता होने के बावजूद अब तक कोई निर्णय नहीं आया। लेकिन अब 10वें दौर की वार्ता, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, जून के महीने में प्रस्तावित है। और उम्मीद करते हैं कि इस समय जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो भी जिन बिंदुओं पर दोनों देश एकमत नहीं हो पा रहे हैं, उस पर एकमत हो जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबे दौर से जो है वार्ता चल रही है। देखिए 2021 जनवरी से ये वार्ता चल रही है और अभी इतना लंबा समय हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस पर जो भी अपडेटेड वीडियोज होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में टॉपिक रहेगा, तो जो भी अपडेट्स होंगे मैं इस पर अपडेटेड वीडियोज लाता रहूँगा। तो कीप वॉचिंग।